हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लिवाई एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। बट उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि आप हमारी जो ये सेशन चल रहा है कस्टम ड्यूटी का, इसका बेनिफिट वो लोग भी उठा सकें। बेसिकली आज हम लिवाई और असेसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन लिवाई करने से पहले कस्टम ड्यूटी को उसको असेस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कस्टम ड्यूटी है क्या, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न अराइज हो, बट अगर आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले होता है टैक्स लिवाई। लिवाई होने का मतलब क्या है कि बेसिकली टैक्स आपके ऊपर लग गया है, यानी जब भी कोई टैक्सेबल इवेंट अकर होगा, यानी एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपके ऊपर टैक्स लग जाना चाहिए, तो आपके ऊपर टैक्स उसी टाइम जैसे ही टैक्सेबल इवेंट अकर होगा आपके ऊपर टैक्स लिवाई हो जाएगा, यानी इम्पोज हो जाएगा। आप लायबल हो जाओगे कि आपको वो पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी के कंसर्न में बात कर रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी के कंसर्न में क्या होगा, जब भी टैक्सेबल इवेंट होगा, यानी कोई भी चीज़ इंपोर्ट होगी या कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, तो जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट होगी या कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी, इसका मतलब टैक्सेबल इवेंट अराइज हुआ है और आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लिवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको ये नहीं पता होता हमें कि अमाउंट कितनी होगी, ना ही हमसे कोई लेता है। बेसिकली वैसे तो लिवाई और कलेक्शन को इकट्ठे रखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही टैक्स आपके ऊपर लगता है आप पे करने के लिए लायबल हो जाते हो। लेकिन जैसा कि जब हमने जीएसटी के कंसर्न में, सीजीएसटी आईजीएसटी के कंसर्न में बात की थी लिवाई की, तब हमने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से लिवाई और कलेक्शन का एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि लिवाई तो जैसे ही टैक्सेबल इवेंट होता है वैसे ही हो जाता है। तो इसका मतलब अगर डेली कोई सामान बेच रहा है, कोई सामान मंगवा रहा है, तो हम डेली उससे टैक्स कलेक्ट करते रहें, फिर तो इसी काम में रह जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इसीलिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी हो, हम क्या करते हैं, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं और इकट्ठा ही उनसे टैक्स ले लेते हैं। तो इसलिए लिवाई और कलेक्शन अलग अलग रखे जाते हैं, अदरवाइज़ इनको इकट्ठा भी किया जा सकता था अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या होता है, जब भी टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है लिवाई, यानी उसी टाइम कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए आप लायबल हो जाओगे। एक बार आप लायबल हो गए, उसके बाद होती है आपकी असेसमेंट, यानी उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना टैक्स आपको पे करना है। चाहे आप सेल्फ असेस करो यानी खुद असेस करो, या आपकी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आप कहो, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी बेसिकली यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना लायबल तो हो गए हो आप ड्यूटी देने के लिए, बट वो ड्यूटी कितनी होगी उस चीज़ की असेसमेंट की जाएगी, एंड लास्ट स्टेज पर उसको कलेक्ट किया जाएगा, यानी आप उसको पे करोगे और जो डिपार्टमेंट है वो आपसे वो पर्टिकुलर ड्यूटी रिसीव कर लेगा। यानी जो आपकी कस्टम ड्यूटी है, फर्स्ट स्टेप उसमें लिवाई होता है, देन उसकी असेसमेंट होती है ड्यूटी की, एंड देन उसके बाद कलेक्शन। तो यानी लिवाई का मतलब है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। बट इस लिवाई और असेसमेंट को थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं, और उसको डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी होंगी। जैसे जैसे हम उन टर्म्स को क्लियर करते चलेंगे, ये लिवाई और असेसमेंट अपने आप क्लियर होता चलेगा। बेसिकली हम 4 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन जैसे ड्यूटीएबल गुड्स भी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम को। थर्डली हम बात करेंगे डेट ऑफ determination of rate of duty and tariff valuation, एंड लास्टली हम बात करेंगे असेसमेंट सेक्शन।
देखो, आप समझने जाओ तो सारी चीज़ें तो ले ली हमने। पहले हमने चार्ज कर लिया, टैक्सेबल इवेंट क्या होगा वो बात कर ली, फिर किस दिन वो रेट, किस दिन को माना जाएगा कि हम किस दिन हमें रेट अप्लाई करनी है, किस तरीके से टैरिफ वैल्यूएशन करना है, असेसमेंट कैसे होगी, फिर इसके बाद फाइनल क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर ड्यूटी की कलेक्शन हो जाएगी। यानी हम इन 4 टर्म्स को समझेंगे अभी डिटेल में, और जैसे ये टर्म्स क्लियर वैसे ही टॉपिक क्लियर। चलो पहले फर्स्ट पे आ जाते हैं, चार्जिंग सेक्शन, जिसको हमने कहा ड्यूटी एबल गुड्स भी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। तब हमने कहा था मैंने आपको कि ये टर्म्स जब भी कहीं पर आएंगी तो उनका मतलब कस्टम ड्यूटी के कंसर्न में वही होगा जो हमने वहाँ डिस्कस किया। तो ड्यूटी एबल गुड्स हमने वहाँ डिस्कस की थी। ड्यूटी एबल गुड्स हमने क्या डिस्कस किया था कि ड्यूटी एबल गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए, जिनके ऊपर ड्यूटी लगेगी बट अब तक उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई गई है, उन सभी गुड्स को ड्यूटी एबल गुड्स कहा जाता है। क्या कहा मैंने? ऐसी गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी लगेगी बट अभी तक वो ड्यूटी उनके ऊपर नहीं लगाई गई है, तो उन गुड्स को ड्यूटी एबल गुड्स कहा जाता है। और जो ये आपकी चार्जिंग सेक्शन है, ड्यूटी एबल गुड्स हैं, ये आपकी मेंशन है सेक्शन 12। यानी कि जो सेक्शन 12 है आपका कस्टम्स एक्ट 1962 का, उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी। यानी वो बताएगा कि कौन कौन सी गुड्स ड्यूटी एबल गुड्स मानी जाएंगी, और जो रेट अप्लाई होगी वो आपकी होगी एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। यानी रेट्स आपकी कस्टम टैरिफ एक्ट बताएगा, और कौन सी गुड्स के ऊपर चार्ज होगा वो हम 1962 एक्ट जो हमारा है, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 1962 कस्टम एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड होंगे। बेसिकली जो आपका ये सेक्शन 12 है ये कुछ चीज़ें बताता है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। यानी जो कि आपका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12, उसमें लिखी हुई है कि जब भी आप कस्टम ड्यूटी लगाओगे तो वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। क्या क्या? फर्स्ट है कि जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो हमेशा गुड्स के ऊपर लगाई जाएगी। यानी जब भी कोई गुड्स बाहर से आएंगी, जो ड्यूटीज़ हैं कस्टम की वो उसके ऊपर लगेंगी ही लगेंगी। कस्टम ड्यूटीज शैल बी लिवाइड ऑन गुड्स, गुड्स के ऊपर उसे लगाया जाएगा। सेकेंडली, चाहे गुड्स इंपोर्ट की गई हों चाहे एक्सपोर्ट की गई हों, दोनों ही केस में ये ड्यूटी अप्लाई होगी। यानी द गुड्स शैल बी इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी चाहे गुड्स का इंपोर्ट हो और चाहे एक्सपोर्ट हो। देखो आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। एक कि जब भी इंपोर्ट होगा, जब भी एक्सपोर्ट होगा, कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। दूसरा, कस्टम ड्यूटी को लगाने के लिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। यानी अगर एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ है और इंपोर्ट भी नहीं हुआ है तो आप कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कस्टम ड्यूटी सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड पर लगाई जाती है। विद इन इंडिया अगर कोई भी सेल परचेज होती है, कोई भी सप्लाई होती है, तो उसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते। थर्ड है आपका द ड्यूटी शुड बी लिवाइड एट द रेट प्रेस्क्राइब इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। यानी जो ड्यूटी है हमेशा उसी रेट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी जो कि आपकी प्रेस्क्राइब है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। आप कोई भी ड्यूटी इस एक्ट के अगेंस्ट जाकर नहीं लगा सकते। यानी जो रेट है हमेशा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग लगानी होगी। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो लिवाई होंगी सारी की सारी ड्यूटीज़ वो कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। देखो क्या कह रही हूँ मैं, जो आपका कस्टम एक्ट 1962 है उसमें ये लिखा हुआ है कि कस्टम ड्यूटी हमेशा गुड्स के ऊपर लगाई जाएगी। कस्टम ड्यूटी को लगाने के लिए गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। जो रेट होगी वो हमेशा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग ही होगी। यानी द ड्यूटी रेट्स
शैल बी लिवाइड अकॉर्डिंग टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो हमेशा कस्टम एक्ट 1962 के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, हमेशा उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी उसके किसी भी प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगी, यानी जो भी यहाँ पर ट्रेड होगा, वेदर वो गवर्नमेंट करे चाहे वो कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी करे, वो पार पे मानी जाएंगी, यानी एक जैसी मानी जाएंगी। यानी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बाहर से सामान मंगाए या बाहर एक्सपोर्ट करे, या गवर्नमेंट कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करे, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं माना जाएगा। जैसे जिस तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर ड्यूटी लगेगी, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर भी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन, यानी ड्यूटीएबल गुड्स। कौन कौन सी गुड्स हमने बात की यहाँ पर ड्यूटीएबल मानी जाएंगी, कैसे उनके ऊपर जो है ड्यूटी लगाई जाएगी। देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर आपको हो रहा होगा। हमने चार्जिंग सेक्शन की बात कर ली। चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है कि किस किस पर्टिकुलर गुड्स पर किस रेट से किस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टैक्स को लिवाई करना है। इसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन है टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम। टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम। देखो टैक्सेबल इवेंट अभी हमने बात की थी, एक ऐसा इवेंट जिसके अकर होने से टैक्स लगाना पड़ेगा, यानी कस्टम ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो देखो कस्टम ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट हम मानेंगे इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट का मतलब क्या होगा, जैसे ही कोई सामान बाहर से इंडिया में एंटर करेगा, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस भी की थी, आउट ऑफ इंडिया कोई भी सामान इंडिया में आता है तो वो इंपोर्ट माना जाएगा। यानी बेसिकली इंपोर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी चीज़ इंडिया में एंटर करेगी, इंडिया के लैंडमार्क्स के अंदर आएगी, उसको हम मान लेंगे कि इंपोर्ट हो गया है और टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाएगा। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट, जब भी कोई सामान क्या करेगा, इंडिया का सामान इंडिया से बाहर जाएगा, जब वो क्या करेगा टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा तो टैक्सेबल इवेंट मान लिया जाएगा। यानी जो हमारा पानी है, जो देखो अब पानी को क्रॉस करेगा तो हम टेरिटोरियल वाटर तो दूसरी कंट्री का भी है, कहाँ तक, तो बेसिकली इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वो माना जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स तक। जैसे ही वो कोई पर्टिकुलर सामान इन 12 नॉटिकल माइल्स को कवर करके बाहर निकलेगा, यानी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर यहाँ तक माना जाएगा। इसके आगे एंटर करते ही मान लिया जाएगा कि एक्सपोर्ट कि यानी इससे बाहर वो सामान जा रहा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही टैक्सेबल इवेंट माने जाएंगे। चार्जिंग सेक्शन ने हमें बता दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर कैसे कैसे ड्यूटी लगानी है। फिर सेकंड चीज़ हमने समझी कि टैक्सेबल इवेंट कौन कौन सा माना जाएगा, यानी किस किस के ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी लगानी है, जिसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे बात कर ली थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के केस में टैक्सेबल इवेंट अकर होगा, यानी कस्टम ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं। तीसरी बात आती है डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। तो देखो जो ये थर्ड है हमारा डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, ये क्या बताएगा कि पर्टिकुलर कोई भी इंपोर्ट हुआ है या कोई भी एक्सपोर्ट हुआ है, किस दिन उसके ऊपर क्या है ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी उसके ऊपर टैरिफ का वैल्यूएशन किया जाएगा, टैक्स की रेट अप्लाई की जाएगी। तो रेट क्या अप्लाई होगी ये हम 2 सेक्शंस में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इंपोर्ट के केस में डेट क्या होगी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जब किसी सामान का एक्सपोर्ट हुआ है तब रेट क्या होंगी। यानी दोनों के केस में जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। सॉरी, रेट्स नहीं, डेट्स। वैसे तो रेट्स भी अलग अलग हैं, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो डेट की कर रहे हैं कि किस दिन वो पर्टिकुलर वैल्यूएशन किया जाएगा, किस दिन वो ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो इम्पोर्टेड गुड्स के रिगार्डिंग जो डेट डिसाइड होती है वो होती है एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। यानी कस्टम्स एक्ट 1962 बताता है कि बेसिकली कौन सी डेट पर रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन होगा। केसेस हैं इसके भी। फर्स्ट है आपका इन केस ऑफ गुड्स
एंटर्ड फॉर होम कंजप्शन, यानी घर में यूज़ करने के लिए, होम कंजप्शन के लिए अगर कोई सामान आ रहा है, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में डेट क्या होगी। बेसिकली जो आपका ये केस 1 है, ये आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में। और ये क्या बताता है, क्या डेट डिसाइड करता है, ये क्या कहता है कि देखो, जब हम कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमने बात की थी बिल ऑफ एंट्री दिखा के हम वो सामान लेके आते हैं। तो इस केस में क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री की डेट, जिस दिन आपने बेसिकली वो क्या किया, आपने उस सामान को प्रेजेंट करके बिल ऑफ एंट्री को, यानी जब भी हमें सप्लाई लेके सामान लेके आना होता है, कस्टम क्लियर करवा के लाना होता है, तो हम बिल ऑफ एंट्री दिखाते हैं। बिल ऑफ एंट्री जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक प्रूफ होता है कि वो सामान आपने मंगवाया, तो बेसिकली आप वो बिल ऑफ एंट्री दिखाओगे। तो जिस दिन आपने वो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया, और अगर वो सामान आपका वेसल्स के थ्रू, यानी वाटर के वेव से आया था, वाटर के रास्ते से आया था, तो जिस दिन उसने एंट्री की, यानी जिस दिन वो पर्टिकुलर वेसल, जो शिप जिसमें भी सामान आया है, उसने यहाँ पर एंट्री की, यानी पोर्ट पे एंट्री की। और अगर आपका सामान किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है, तो जिस दिन भी वो यहाँ पर अराइव हुआ, वो सामान यहाँ पर वो सामान पहुँचा, तीनों में से जो भी लेट बाद वाली डेट है, विच एवर इज़ लेटर, वो डेट मान ली जाएगी रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन की डेट। यानी अगर वो वाटर के थ्रू, वेसल्स के थ्रू सामान आया है, तो बिल ऑफ एंट्री और जो पोर्ट पे एंट्री का वो वेसल एंटर किया, उन दोनों में से जो भी डेट बाद वाली होगी वो मान ली जाएगी। इन केस एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है, तो उस केस में बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आपने प्रेजेंट किया या फिर एयरक्राफ्ट अराइव किया, दोनों में से जो भी डेट बाद वाली है, उस डेट को डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन मान लिया जाएगा। इसके बाद है हमारा सेकंड केस, इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम अ वेयर हाउस। देखो क्या होता है, कई बार हमारा सामान हम कस्टम डिपार्टमेंट क्या कर देता है, वेयर हाउस में रख देता है, फिर वहाँ से हम लेके आते हैं। तो बेसिकली उस केस में जो आपका सेक्शन अप्लाई होगा वो होगा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। और ये क्या कहता है, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री दिखाकर सामान अपने पास लेके आओगे, उसी डेट को डेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन मान लिया जाएगा। यानी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। यहाँ पर हम अराइवल की डेट को नहीं ले सकते, वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री होगी उसी डेट को हम मान लेंगे। वैसे भी ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग भी देखें तो बाद में तो यही होगा, अराइव तो पहले हो चुका होगा सामान, तो बट ये केस अलग है कि अगर सामान वेयर हाउस से लाए गए हैं तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री को ही डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन मान लिया जाएगा। और इसके अलावा इन एनी अदर केस, यानी इन दोनों के अलावा कोई भी केस होगा वो आपका आएगा अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। और वो क्या कहता है, जिस दिन आप पेमेंट करोगे, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, उसी को मान लिया जाएगा डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, यानी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये 3 केसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग इंपोर्ट की जो डेट है वो डिसाइड होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर कोई भी सामान आपका बैगेज आया है या कोई भी सामान पोस्ट के थ्रू आया है तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। यानी ये जो सेक्शन है ना तो आपका बैगेज के ऊपर अप्लाई होता है और ना ही कोई सामान अगर बाय पोस्ट आता है तो उसके ऊपर अप्लाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्टेड गुड्स, यानी डेट की ही बात कर रहे हैं, हमने अभी इंपोर्टेड गुड्स की बात की, अब बात करते हैं एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में डेट क्या होगी। चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एक्सपोर्टेड गुड्स। तो देखो जो आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो आपकी प्रेस्क्राइब है सेक्शन 16 के अंदर, यानी सेक्शन 16 ऑफ कस्टम्स
एक्ट 1962। इसके भी केसेस हैं जैसे आपके इंपोर्ट के थे। फर्स्ट है आपका इन केस ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, यानी अगर आपके पास कोई सामान आता है एक्सपोर्ट के लिए, एंट्री के लिए कि उसे एक्सपोर्ट करवाना है, तो उस केस में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। और जो डेट होगी वो क्या होगी, जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा, प्रॉपर ऑफिसर यानी इस काम के लिए जो भी सही ऑफिसर है, जब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास कर देगा कि इस सामान की क्लियरेंस कर दी जाए, इसकी लोडिंग कर दी जाए, यानी अब इसको एक्सपोर्ट के लिए लोड कर दिया जाए, इसको भेज दिया जाए, उसी डेट को क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ डेटर्मिनेशन, जो आपकी डेट मान लिया जाएगा रेट ऑफ ड्यूटी की एंड टैरिफ वैल्यूएशन की। या मैंने क्या कहा, व्हेन प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर pertaining clearance and loading of goods for exportation under section 51, यानी प्रॉपर ऑफिसर जब सेक्शन 51 के अंडर क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा कि सामान को क्लियर कर दिया जाए, उसकी लोडिंग कर दी जाए, उसी डेट को, जिस दिन वो ऐसा काम करेगा उसी डेट को हमारी डेट मान लिया जाएगा। और इन एनी अदर केस, यानी इसको छोड़कर कोई और केस हो तो वो आएगा आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में। और जो डेट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी जिस दिन पेमेंट हुई है उसी डेट को हमारी डेट जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो मान लिया जाए। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो ये आपकी एक्सपोर्ट को रिगार्डिंग जो ये केसेस हैं, ना ही तो वो बैगेज के ऊपर अप्लाई होते हैं और ना ही वो जो आपकी गुड्स पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट हुई है, पोस्ट के थ्रू सामान आ सकता है तो जा भी सकता है, उनके ऊपर जो ये सेक्शन 16 है वो अप्लाई नहीं होता। उनके केस में जिस दिन पेमेंट होती है वैसे उन्हीं उसी डेट को माना जाता है, बट ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो देखो हमने पहले किया चार्जेबल सेक्शन को, उसके बाद हमने सेकेंडली हमने बात की कि देखो चार्जेबल सेक्शन में हमने डिसाइड कर लिया पर्टिकुलर ड्यूटीएबल गुड्स, फिर टैक्सेबल इवेंट कर लिया, फिर डेट डिसाइड कर ली। अब लास्ट है हमारा असेसमेंट सेक्शन, यानी जहाँ पर असेस कर लिया जाएगा कि कितने टैक्स लायबिलिटी बनती है। असेसमेंट जो कि आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में। असेसमेंट, तो बेसिकली देखो असेसमेंट का क्या मतलब होता है, असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना, यानी कैलकुलेट करना कि एक्चुअल में कितनी ड्यूटी बनती है। बेसिकली वैसे तो असेसमेंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, असेसमेंट वाली वीडियो आप देख सकते हो पहले, इससे पहले काफ़ी पहले थी, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। बेसिकली असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो भी सामान इंपोर्ट हुआ है या जो भी सामान एक्सपोर्ट हुआ है उसको अलग अलग क्लासिफाई करना कि किसके ऊपर क्या रेट लगेगी, उसके ऊपर वो रेट करके यानी प्रॉपर ड्यूटी कैलकुलेट करना कि फाइनली ड्यूटी कितनी बनती है। तो जो ये आपकी असेसमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में है, ये आपकी आती है अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 की। और यहाँ पर जो ये असेसमेंट हो रही है, जो ये डिटर्मिनेशन हो रहा है, इसमें हर टाइप की असेसमेंट इंक्लूडेड है, यानी असेस करना है, कैलकुलेट करना है कि कितनी ड्यूटी बनती है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू हो। बेसिकली अभी हम बात करेंगे ये होती क्या है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पहले से ही पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखी है देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आए इतना तो हम अभी भी डिस्कस करेंगे। थर्ड होगी हमारी रीअसेसमेंट, फिर होगी हमारी प्रोविजनल असेसमेंट या कोई भी अदर असेसमेंट जहाँ पर आपकी असेसमेंट नील पहुँचती है। ठीक है, इसको पूरा नाम लिखेंगे, अदर असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस्ड इज नील। जो हम डिस्कस करेंगे वो पहली 3 करेंगे, फोर्थ तो ये है कि अगर आपकी ड्यूटी कुछ बनती ही नहीं है तो कोई भी अदर असेसमेंट आपकी
हो सकती है। मेन हम यहाँ पर बात करेंगे 3 असेसमेंट की, यानी गुड्स को क्लासीफाई करना, उनका उनकी डेट रेट सब डिसाइड करके टैक्स निकालना। बेसिकली 3 असेसमेंट के अंडर ये काम किया जा सकता है। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। देखो, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, तो यानी खुद असेस करना। बेसिकली टैक्स को कैलकुलेट करना, उसको असेस करना असेसी की खुद की ड्यूटी होती है। असेसी कौन? जो टैक्स को पे करेगा, जिसके ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही है। तो बेसिकली ये एक असेसी की खुद की ड्यूटी होती है कि अगर उसने कोई भी सामान इंपोर्ट किया है, यानी कोई भी गुड्स मंगवाई हैं, या कोई भी सामान एक्सपोर्ट किया है, कोई भी गुड्स बाहर भेजी हैं, तो वो क्या करे। उसे पता है कि उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो उसे ड्यूटी पे करनी है, तो वो खुद ही असेस करे कि उसे कितनी ड्यूटी पे करनी है। जैसे हम देखो, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीएसटी की रिटर्न भरते हैं, वो रिटर्न भरना क्या है? सेल्फ असेसमेंट ही तो है कि हमारे अकॉर्डिंग इतनी हमारी सैलरी है। अगर हम इनकम टैक्स के कंसर्न में बात करें, इतने हमारा बिजनेस से इनकम हुई है, इतना यहाँ से इनकम आई है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा इतना टैक्स बनता है। डिपार्टमेंट सबका कैलकुलेट खुद करके थोड़ी देता है, बेसिकली पहले हम करते हैं। अगर उन्हें कमी लगती है, वो उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अलग असेसमेंट कर सकते हैं, डैट इज़ एन अनदर केस। बट फर्स्टली तो हमें अपने आप करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद असेस करना कि मेरा टैक्स कितना बनता है, मेरी ड्यूटी कितनी बनती है। जो ये सेल्फ असेसमेंट है वो आपकी डिफ़ाइन है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 तक। और ये सेक्शन क्या कहता है कि जब भी कोई सामान इंपोर्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 46, यानी सेक्शन 46 के अंदर कोई भी सामान इंपोर्ट होगा, या फिर कोई भी सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 50, तो जो भी पर्सन होगा जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, वो लायबल होगा कि वो अपनी असेसमेंट खुद करे, कैलकुलेट करे कि कितना टैक्स उसका बनता है, कितनी ड्यूटीज़ की बनती है। हाउएवर जो प्रॉपर ऑफिसर के पास, देखो प्रॉपर ऑफिसर यानी जो डिपार्टमेंट है उसके पास ये तो राइट होगा कि वो चेक कर सकता है कि आपने जो ड्यूटी कैलकुलेट की है वो सही है या नहीं है, और इस बात को वेरीफाई करने के लिए वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, इंपोर्ट करने वाले के केस में इंपोर्टर होगा और एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्टर होगा, वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट उसको चाहिए ये वेरीफाई करने के लिए वो भी मांग सकता है। एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन है कि अगर कोई सेक्शन 85 के अंदर स्टोर्स रखता है, स्टोर्स हमने बात की थी, क्या होता है कि मान लो कोई शिप जा रही है, तो शिप को रास्ते में इमरजेंसी के लिए कोई सामान ज़रूरत पड़ सकती है, फ्यूल वगैरह एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें स्टोर्स के अंदर आती हैं। तो स्टोर्स इसकी एक एक्सेप्शन है। स्टोर्स के रिगार्डिंग कैलकुलेशन की एडवांस में ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है। स्टोर्स को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों की सेल्फ असेसमेंट की जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और प्रॉपर ऑफिसर के पास उसकी चेकिंग का राइट भी होगा। सेकंड है आपकी रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट, री क्या होता है? दोबारा, यानी दोबारा असेसमेंट। जो आपकी रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी है वो प्रेस्क्राइब है सेक्शन 17 के सब सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 17 के सब सेक्शन 5 तक, यानी सेक्शन बेसिकली 4 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में ये बात प्रेस्क्राइब है। ये क्या कहता है? दोबारा असेसमेंट, यानी अगर क्या है, जब हमने क्या कहा, प्रॉपर ऑफिसर आपकी असेसमेंट को वेरीफाई कर सकता है, तो अगर वो आपकी जो सेल्फ असेसमेंट है उसको वेरीफाई करता है, उसको एग्जामिन करता है, टेस्टिंग करता है, जो गुड्स आपने मंगवाई हैं, किसी भी तरीके से वो आपकी सेल्फ असेसमेंट को देखता है और उसे ये लगता है कि आपने जो सेल्फ असेसमेंट की है वो करेक्ट नहीं है, यानी आपने जो ड्यूटी कैलकुलेट की है उसे लगता है रेट सही नहीं की, क्लासिफिकेशन सही नहीं किया, या किसी भी तरीके से उसे लगता है कि आपकी सेल्फ असेसमेंट करेक्ट नहीं है, तो उस केस में उस प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट होगा कि वो आपकी रीअसेसमेंट कर सकता है, यानी वो अपने अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी की कैलकुलेशन कर सकता है। हाँ, बट रीअसेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके सीधा ही आपके ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाएगा, वो सिर्फ आपकी दोबारा असेसमेंट करेंगे। अगर आपकी असेसमेंट सेम मिलती है, यानी उन्हें लग रहा था कि आपकी गलत है लेकिन वो असेस करते हैं और वो आपकी सही मिलती है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो अलग मिलती है तो फिर वो आपको इस बारे में
कम्युनिकेट करेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर असेसमेंट की है वो सही नहीं है। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप क्या करो, राइटिंग में एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि आप हाँ आपसे गलती हो गई है या फिर उनकी असेसमेंट ही सही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट होगा कि वो बोलकर स्पीकिंग में ऑर्डर दे सकता है 15 दिन के अंदर अंदर कि आपकी जो मतलब पर्टिकुलर जब उसने असेस किया है उसकी कि आपकी बिल ऑफ एंट्री को पास ना किया जाए, आपका शिपिंग बिल पास ना किया जाए, यानी आपके सामान को रोक वो सकते हैं। थर्ड है आपकी प्रोविजनल असेसमेंट। जो प्रोविजनल असेसमेंट है वो आपकी मेंशन है अंडर सेक्शन 18। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या होगा, देखो प्रोविजनल असेसमेंट भी करता तो डिपार्टमेंट ही है, बट प्रोविजनल असेसमेंट कब की जाती है, या तो देखो मान लो आप एक टैक्स पेयर हो, आपने सामान एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है, लेकिन आपको असेसमेंट करना नहीं आ रहा या आपको रेट नहीं पता, तो ऐसे में इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अगर अपने आप को अनेबल पाता है अपनी ड्यूटी को निकालने के लिए, यानी सेल्फ असेसमेंट कर नहीं सकता वो, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर से कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट की जाए। यानी एक बार उसे प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स पे करने की छूट हो जाती है, फिर बाद में डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है कि उसकी फाइनल ड्यूटी क्या बनेगी। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो सामान आया है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी है, उसकी केमिकल टेस्ट होने हैं, तो उस केस में वो भी कह सकता है कि आपकी जो असेसमेंट होगी वो प्रोविजनल होगी। या फिर अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दिखाने चाहिए थे, अगर आपके पास वो नहीं है और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट होनी चाहिए, तो भी आपकी वो प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है। वो क्या कहेगा, आपको प्रोविजनली टैक्स पे कर दो, और एक साथ में वो आपसे सिक्योरिटी भी मांग सकता है कि इतनी सिक्योरिटी अमाउंट दे दो ताकि जो आप प्रोविजनल असेसमेंट के बेस पर टैक्स दोगे और जो आपकी फाइनल बाद में डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी बनेगी। अगर उसमें कोई कमी हो, यानी आपने कम टैक्स पे किया हो, तो वो सिक्योरिटी से वो उसको पूरा कर सके, अदरवाइज आपकी वो सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी। यानी प्रोविजनल असेसमेंट कब की जाती है, या तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुद डिमांड करता है, या फिर डिपार्टमेंट को खुद लगता है कि प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए इन गुड्स की, तो या फिर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हैं, तो उस केस में जो आपकी असेसमेंट होती है कि एक बार प्रोविजनल नॉर्मली कर ली जाएगी, फिर बाद में फाइनली अच्छे से असेस किया जाएगा, तो उसे बोला जाता है प्रोविजनल असेसमेंट। तो देखो लिवाई और असेसमेंट कैसे होती है। सबसे पहले टैक्स लगाने के लिए ड्यूटीएबल गुड्स डिसाइड की जाती हैं, टैक्स की किस गुड्स पे ड्यूटी लगनी है, टैक्सेबल इवेंट देखा जाता है, उसके बाद डेट डिसाइड की जाती है और फाइनली उसकी असेसमेंट होती है। फिर जो असेसमेंट का रिजल्ट निकलता है, जितनी ड्यूटी निकलती है, वो क्या कर ली जाती है, पर्टिकुलर पर्सन से, जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, जो भी केस है, उनसे वो ले ली जाती है। तो ये थी हमारी लिवाई एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसे शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं टाइम टू टाइम, और आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भी वहाँ पर मिलती रहेगी। Thank you very much.